अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो सेकंड यूनिट अब हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड वेरिएशंस होता है डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स इन द सेम स्पीशीज। हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वेरिएशन इज डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन सेम स्पीशीज। तो इसी दोनों को जब हम स्टडी करते हैं एक सेपरेट ब्रांच में, तो इट इज नोन एज जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका बर्थ ईयर है 22 जुलाई 1822 एंड डेथ ईयर इज 6 जनवरी 1884। तो जो मेंडल था, मेंडल वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड डू जॉब एज अ प्रीस्ट इन अ चर्च। तो वो मेंडल जो था वो एक बायोलॉजिस्ट नहीं था, एक मैथमेटिशियंस था। तो इसके बावजूद भी उसने क्या किया कि बायोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है, परफॉर्म किया है। तो जो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल था, वो उसने वर्क किया पाइजम सैटाइवम पे, यानी पी प्लांट जो है उसके पे उसने काम किया फॉर 6 years। तो लेकिन टिल हिज डेथ हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उसकी जो डेथ हुई थी 1884 में, तब तक भी उसका जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ था। तो उसका वर्क जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ तो वो हुआ, लेकिन उसके पीछे जिनका हाथ है वो ये 3 बायोलॉजिस्ट हैं, 3 ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेंस और एक वन सैकरमार्क। इन 3 बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि 16 साल के बाद आफ्टर 16 years ऑफ द मेंडल्स डेथ, यानी 1900 में उन्होंने उसका काम जो था वो दोबारा से स्टडी किया। तो फिर जब उन्होंने दोबारा से स्टडी किया तो उनके जो स्टडी करने के बाद मेंडल को जो वर्क था उसको सक्सेस मिल गई। तो लेकिन उसके पहले जब उसकी डेथ हुई थी, उससे पहले उसके जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस हैं। तो वो रीजंस ये हैं कि वो जो वर्क उसका था, वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। उसका जो वर्क था मेंडल का वो प्रॉपरली पब्लिश्ड नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से हर एक तो उसकी बात नहीं पहुंची और हर एक की समझ में उसकी नहीं आया। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये है कि बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द मेंडल्स वर्क। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उसने उसका वर्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि उस टाइम जो डार्विन्स थ्योरी थी वो ज़्यादा फेमस थी और सब बायोलॉजिस्ट उसी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे, तो जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। थर्ड इसका जो रीज़न है वो है फैक्टर्स, जो आज जीन्स जिनको हम कहते हैं। तो फैक्टर्स का जो कंसेप्ट, जो टर्म लाई थी मेंडल ने, तो वो भी सभी बायोलॉजिस्ट की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोपी की जो अवेलेबिलिटी वो भी बहुत कम थी। तो उनकी समझ में भी ये नहीं आ रहा था कि ये फैक्टर्स क्या चीज़ है और ये किस तरह से इतने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल्स का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। तो उसके बाद कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फिर जो ये 3 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसका वर्क जो है उसको स्टडी किया, तो उन्होंने कुछ उसके जो रीजंस देखे कि जिसकी वजह से मेंडल का वर्क सक्सेस हुआ। वो पहला है कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो वर्क किया था मेंडल ने, तो उसने ऐसे कैरेक्टर्स लिए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मींस, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आते हैं वो कैरेक्टर्स जिनमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यानी अगर उन्होंने हाइट के लेवल पे प्लांट्स लिए हैं तो हाइट में क्या किया उसने कि एक टाल लिया, दूसरा शॉर्ट लिया, ठीक है। हाइट पे अगर देखेंगे हम फ्लावर कलर में उसने एक पर्पल लिया, दूसरा वाइट लिया। अगर मतलब होता है कि एक टाल लेता, दूसरा थोड़ा उससे छोटा लेता, यानी वो भी टाल में ही आ जाता, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन उसने क्या किया, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिनमें क्लियर डिफरेंशिएशन हो, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। अगर एक टाल है, दूसरा ड्वार्फ है, दूसरा शॉर्ट है, जिसमें हर एक की समझ में आ जाता था कि ये ड्वार्फ है, ये टाल है। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स उसने चूज किए, तो ये एक उसके लिए पॉइंट बन जाता था सक्सेस के लिए। दूसरा है लार्ज सैंपल साइज। जो भी वो सैंपल लेता था और जो भी उसका जो रिजल्ट आता था वो उसका जो साइज होता था वो बहुत लार्ज होता था, यानी अच्छे अमाउंट, अच्छे क्वांटिटी जो भी उसका रिजल्ट आता था वो अच्छे
लार्ज अमाउंट में आता था। ठीक है, तो जो थर्ड उसका जो पॉइंट बनता है, ऑल द डाटा एनालाइज्ड वेरी सिस्टमेटिकल मैनर। तो उसने जो भी डाटा आता था, उसका जो भी उसका रिजल्ट आता था, उसने उसको एनालाइज किस तरह कैसे किया था, सिस्टमेटिकल मैनर में किया था। क्योंकि एक तो वो मैथमेटिशियंस था, तो इसकी वजह से भी उसने उसका अपने जो डाटा था उसको सिस्टमेटिकल मैनर में रखा गया था। तो फोर्थ इसका है कि नो यूज ऑफ लिंकेज। लिंकेज का जो भी कंसेप्ट है, लिंकेज का तो हम एक अलग से टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो लिंकेज का जो कंसेप्ट था, लिंकेज उसने अपने उस स्टडी में उसका कोई भी यूज नहीं किया था। तो ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल्स के वर्क को सक्सेस मिला। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो फादर ऑफ जेनेटिक थियोडोर मेंडल है, उसकी डेथ कभी हुई और उसने किस प्लांट पे काम किया, कितने टाइम तक, उसने 6 इयर्स तक उस पर काम किया। तो ये 3 बायोलॉजिस्ट ने उसका वर्क है दोबारा से स्टडी किया, तो उसका वर्क क्यों नहीं रिकॉग्नाइज्ड हो रहा था, उसके 3 रीजंस हमने पढ़े। उसके बाद जो रीजंस उसकी सक्सेस के रीजंस थे वो भी हमने देख लिए। रीजंस सक्सेसफुल के रीजन क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, लार्ज सैंपल साइज है, ऑल द डाटा वाज एनालाइज्ड वेरी सिस्टमेटिकल मैनर, नो यूज ऑफ लिंकेज। अब जो मेंडल ने जो प्लांट चूज किया है वो पी प्लांट किया, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि उसने 6 साल तक इस पी प्लांट पे प्रेजेंट सेटिवम, उसने बाकी प्लांट्स पे भी स्टडी की, लेकिन एट लास्ट उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। वो क्यों किया, इसका जो रीजंस है, यानी पी प्लांट पे ही उसने ज्यादा स्टडी क्यों की, इसी पे उसने स्टडी क्यों की, तो वो क्या रीजन है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, फाइजम सेटिवम जो है उसको उसने क्यों सिलेक्ट किया। पहला इसका कि लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। इसका जो लाइफ साइकिल है पी प्लांट का वो बहुत छोटा है, ये है 3 to 4 वीक्स। जो इसका लाइफ साइकिल है इट इज अबाउट 3 to 4 वीक्स। 3-4 हफ्ते में इसका जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट हो जाता है और उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक इसका बेनिफिट है इस प्लांट को लेने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, जितना जल्दी रिजल्ट आएगा, उतना जल्दी उसकी स्टडी का रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये एक इसका रीजन था कि पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। दूसरा इसका रीजन है वो है सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। तो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हमने पहले यूनिट में अच्छे से पढ़ा है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी या फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ये दोनों इस प्लांट में पॉसिबल हैं। तो जो भी जैसी भी कंडीशंस होगी, अगर सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत पड़े तो सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत हो क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन ही करा सकते हैं। यानी इस प्लांट्स में दोनों फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हैं। थर्ड इसका है यूज ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो इसने चूज किए थे कैरेक्टर्स वो हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उसने कौन से कैरेक्टर्स यूज किए, ये मैंने कुछ आपको इधर लिख के रखे हैं, जैसे कंट्रैक्टर है, फिर डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। जो अपना कैरेक्टर शो करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं और जो हाइड रहता है उसको रिसेसिव कहते हैं। तो कैरेक्टर जैसे हाइट का कैरेक्टर ले तो हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है टॉल और जो रिसेसिव है वो है ड्वार्फ, या फिर इसके लिए आप टर्म यूज करते हैं शॉर्ट भी। फिर फ्लावर पोजीशन वो है एक्सिलरी और टर्मिनल। जो एक्सिलरी होगा, एक्सिलरी होता है जैसे एक्सिलरी में आपको एग्जांपल बताऊंगा कि ये है ब्रांच और इस पे जब ऐसे फ्लावर्स बनेंगे तो इसको कहते हैं एक्सिलरी। और टर्मिनल होता है जिसके टॉप पे फ्लावर तैयार हो जाए तो इसको कहते हैं टर्मिनल। तो इसमें जो रिसेसिव टर्मिनल है और जो डोमिनेंट है वो एक्सिलरी है। इसके बाद जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल लिया और व्हाइट लिया, तो पर्पल भी डोमिनेंट है और रिसेसिव जो है इसका व्हाइट। इसी तरह से पॉड शेप है, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, सीड शेप है, राउंड, रिंकल्ड, इस तरह से एक्सेट्रा। ये नीचे तक जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो उसने यही वाले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज किया। तो जब ये कैरेक्टर्स इसमें एक ही पी प्लांट में पाए जाते हैं, यानी टॉल भी शॉर्ट भी, इसके जो फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर कलर है, पॉड शेप है, सीड कलर है, तो ये सब एक ही पी प्लांट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक रीजन बन जाता है कि उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एक इसका रीजन है वो है कि सी डू नॉट शो डोरमेंसी।
सीड जो था पी प्लांट का वो डॉर्मेंसी शो नहीं करता। डॉर्मेंसी होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस भी सीड को मिल जाए तो भी वो जर्मिनेट ना हो, कुछ टाइम के लिए जो उसका पीरियड रहता है तब तक वो नहीं डोमिनेंट जो यानी डॉर्मेंसी में ही रहता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल टेम्परेचर जो उसका होता है, जितना भी उसकी कंडीशन होती है वो अगर मिल जाए तो भी वो जर्मिनेट नहीं होता। वो सीड जो फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल सब एनवायरनमेंट मिलने के बावजूद भी कुछ टाइम के लिए जो जर्मिनेट नहीं होता, उस टाइम को उसकी डॉर्मेंसी कहते हैं। लेकिन जो पी प्लांट है वो सी डॉर्मेंसी नहीं दिखाता, यानी सी डो नॉट शो एनी डॉर्मेंसी। तो ये भी इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट है। फिर है फिफ्थ की प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स पर जर्मिनेशन। तो जो ये पी प्लांट है, तो जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, जो सीड प्रोड्यूस करता है तो वो लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। तो जब मेंडल इसको स्टडी करता था, इस पे कुछ क्रॉसेस करता था, तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता था तो उसका रिजल्ट वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स में आ जाता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसमें स्टडी में हेल्प हो जाती थी। तो ये हैं कुछ रीजन, यानी लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, यूज ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया। इसके बाद है सीड डू नॉट शो डॉर्मेंसी, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉर जर्मिनेशन, ये कैरेक्टर्स हैं इसके पी प्लांट के। तो जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल को बहुत हेल्प होती थी अपनी स्टडी में। तो इसी रीजंस की वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही, पाइजम सैटिवम को ही सिलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए।